वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम होने वाली है सितंबर में। तो उसी वैकेंसी से रिलेटेड हम लोग आज कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने पिछले लगभग 4 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है और अब एक समय आ गया है कि अपने पढ़ाई का जरा जज करें कि हम कितने पानी में हैं, हमारी तैयारी कैसी है। तो आज हम लोगों ने चुना है मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य, यानी मध्य प्रदेश का इतिहास को हम लोग देखेंगे। उससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उन सभी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये बेसिक प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं को जो होती है आप जान लें। इसमें हमारी जो प्राचीन जो सभ्यता थी जिसको कहता है कि महापाषाण काल, महापाषाण काल में जो हमारा उस समय जान रहे हैं कि पाषाण ही मुख्य रूप से हुआ करते थे, पत्थरों की गुफाओं में लोग रहा करते थे। तो यहाँ पे कुल 243 गुफाएं मिली है। कहाँ से? भीमबेटका से। 243। ये भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि भीमबेटका से कितनी गुफाएं मिली है। तो 243, 243 गुफाएं मिली है भीमबेटका से। और सभी गुफाओं में क्या हुआ, प्राचीन जो लोग थे उनके तो चित्र बनाए गए, चित्रकारी किए हुए थे, शिला चित्र जिसको बोलते हैं, शैल चित्र, पत्थरों पर खुदेद कर चित्रकारी की हुई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है जो भीमबेटका की गुफाएं जो कि प्राचीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है, यानी किस जिले में? तो साथियों वो रायसेन जिला में स्थित है मध्य प्रदेश के। तो राइट आंसर ए होगा। अगला है निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं? पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी या उपरोक्त सभी? शायद पुरापाषाण काल के साक्ष्य मध्य प्रदेश के इन सभी घाटियों से मिली है। नर्मदा, चंबल और बेतवा, तीनों ही घाटियों से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अगला है आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो आदमगढ़ जिस प्रकार के भीमबेटका की गुफाएं हैं, आदमगढ़ की में भी गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं, यानी पत्थरों पर चित्रकारी की गई है प्राचीन काल के मनुष्यों के द्वारा। तो जो आदमगढ़ है भीमबेटका के तुलना में कम गुफाएं हैं, जहां वहाँ 243 गुफाएं थी, यहाँ 20 से 22 गुफाएं मिली है। और ये एमपी के होशंगाबाद जिले में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है मध्य प्रदेश के कहाँ से मेगालिथ के साक्ष्य मिले? मैंने महापाषाण, मेगालिथ का मतलब हो गया महापाषाण, है ना। महापाषाण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं मध्य प्रदेश के? तो ये मिला है साथियों रीवा, रीवा जिले से मिला है। अगला है पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है? जो कायथा है साथियों, कायथा के बारे में पहले जान लें। कायथा एक प्राचीन सांस्कृतिक स्थल है जहाँ पे ताम्रपाषाण के साक्ष्य मिले हैं और भारतीय प्राचीन संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ के गांवों में बहुत प्रकार की सांस्कृतिक चीज़ें मिली है, जिसमें कि ताम्रपाषाण स्थल के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है कायथा। तो कायथा हमारा स्थित है वर्तमान उज्जैन जिले में कायथा। अगला है ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी? तो साथियों संथाल, औरैया, कोल या निषाद? तो निषाद। और यही निषाद के बारे में कहा जाता है मध्य प्रदेश के जंगलों में ही निषाद राज से भगवान श्री राम की मुलाकात हुई थी, मध्य प्रदेश के जंगलों में ही। इसीलिए मध्य प्रदेश के जंगलों में कौन सी जाति निवास करती थी? तो वो निषाद। किस महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है? मतलब जैसे 16 महाजनपद हुआ करते थे प्राचीन काल में, तो किस महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से था? तो वो महाजनपद हमारे साथियों अवंती था। अवंती महाजनपद जो कि जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और आज वही शहर उज्जैन के नाम से जाना जाता है। तो जो आज वर्तमान में उज्जैन है वो एरिया पहले अवंती महाजनपद के अंतर्गत ही था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची जो कि हमारा बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, सांची स्तूप,
तो उसका निर्माण किसने कराया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं सम्राट अशोक एक बहुत ही बड़े बौद्धिस्ट थे, तो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था सांची स्तूप का। डी नंबर राइट आंसर होगा। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। बिंदुसार की जब मृत्यु होगी, जो अशोक के पिताजी थे, तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए आ जाता है साथियों कि अशोक उसमें मध्य प्रदेश के उज्जैन का गवर्नर था, इसीलिए ये प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इम्पोर्टेंट है। विशेषकर ये आपका असिस्टेंट मैनेजर 2015 में प्रश्न आया है, लेकिन यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक तरह राष्ट्रीय स्तर के इतिहास का भी प्रश्न बनता है, और ये एमपी से संबंध है क्योंकि वो एमपी के में स्थित उज्जैन के गवर्नर थे अपने शासक बनने से पूर्व, इसीलिए इस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो याद रखें, अशोक जब शासक बना उससे पहले वह कहाँ का गवर्नर था, उज्जैन का। किस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था। कहा जाता है सांची स्तूप को शुंग वंश के शासकों ने नष्ट कर दिया। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार ने इसका खंडन किया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया, और कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 81,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। अगला है भागभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित थे। साथियों, भागभद्र भी हमारा शुंग वंश से संबंधित थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भागभद्र जो है शुंग वंश के शासक थे। अगला है उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी, और वहाँ किसका शासन था। उज्जैन, जैसा हम सभी जानते हैं कि उज्जैन प्राचीन काल में, जैसा हमने पहले भी प्रश्न में डिस्कस किया था कि उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी थी। तो उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी, और वहाँ किसका शासन था, तो राजा विक्रमादित्य वहाँ के शासक हुआ करते थे उज्जैन की। अगला है राजा भोज। राजा भोज किस वंश से थे, तो राजा भोज बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे, जो कि मालवा क्षेत्र में शासन करते थे, और इसका वंश था परमार। तो राजा भोज का संबंध था परमार राजा थे, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला है राजा भोज ने कहाँ शासन किया। राजा भोज का जो राज्य था साथियों, वो एक्चुअल में धार था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित था। इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, धार। राजा भोज ने कहाँ शासन किया, धार में। ये प्लाटून कमांडर 2013 का भी प्रश्न है, ऊपर वाला भी राजा भोज का जो प्लाटून कमांडर 2014 का प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है। मध्य प्रदेश का जो आमझेरा रियासत है वह किस जिले से संबंधित थे, मतलब वर्तमान में वो किस जिले में स्थित है। आमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है, वर्तमान में वह किस जिले में से संबंध रखेंगे। अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आमझेरा रियासत का संबंध देखा जाए, तो वो हमारा हो जाएगा बी नंबर, धार। धार जो था, धार जिला, अभी एमपी का जो धार जिला है, वहीं से आमझेरा रियासत का संबंध था। अगला है खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी। खजुराहो राजपूतों का जो एक वर्ग था, चंदेल राजपूत, चंदेल राजपूतों की ये सांस्कृतिक राजधानी थी क्या, खजुराहो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी, चंदेल वंशज की। अगला है खजुराहो का उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। खजुराहो का उल्लेख अलबरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। ने खजुराहो का उल्लेख मोहम्मद गजनी के विजय के बारे में उल्लेख किया है, तो मोहम्मद गजनी से संबंधित कौन थे, अलबरूनी, मोहम्मद गजनी के साथ ही आए हुए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अलबरूनी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया। अब याद है खजुराहो का जो मंदिर है और काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था, तो जो कि राजपूत वंश का ही एक ब्रांच था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो कलचुरी शासकों की राजधानी जो कि कलचुरी शासकों की राजधानी जबलपुर। सबसे पहले कलचुरी लोग शासन कहाँ करते थे, आपसे ये प्रश्न यहाँ भी बनेगा, जबलपुर में। उसका किस एरिया में था,
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, और इसकी राजधानी जो थी त्रिपुरी थी, त्रिपुरी। कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस दुर्ग को किलों का रत्न एवं किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। MPPSC यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रश्न आया है। दुर्ग को किस दुर्ग को किलों का रत्न और किलों का जिब्राल्टर कहा गया है? किसको कहा गया है? तो ग्वालियर का दुर्ग को। ग्वालियर का दुर्ग को किलों का दुर्ग, किलों का रत्न और किलों का जिब्राल्टर कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, MP पब्लिक सर्विसेज कमीशन में भी आया हुआ है। अगला है 21। बुंदेला शासकों की राजधानी कहाँ थी? बुंदेला शासकों के बारे में आप काफ़ी बार पढ़े होंगे। तो बुंदेला शासकों की राजधानी थी ओरछा। ओरछा के बुंदेला शासक हुआ करते थे। बुंदेला शासकों की राजधानी कहाँ थी? ओरछा। ए नंबर राइट आंसर। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? सिंधिया वंश के बारे में जान लें। यह मराठों का ही एक कह सकते हैं ब्रांच था, बाद में स्वतंत्र हो गए और 1726 के आसपास यहाँ पे स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई। और जो सिंधिया वंश की स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक हम लोग देख सकते हैं। इसके संस्थापक थे आपका राणोजी सिंधिया। तो सी नंबर में इसका राइट आंसर है राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया ने इस वंश की स्थापना की थी। हालांकि बाद में महादजी सिंधिया जब शासक बने तो उन्होंने एक तरह से मराठों से अपने आप को पूर्णतः अलग करने में सफलता पाई और उसका योगदान बहुत बड़ा है। लेकिन इसकी शुरुआत राणोजी सिंधिया ने ही कर दी थी, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा कि ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो राणोजी सिंधिया। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की? तो राणोजी सिंधिया। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये भी देखिए MPPSC ने MP पब्लिक सर्विस कमीशन का आया हुआ प्रश्न 2009 का। ये भी VBI है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला हम लोग देखते हैं कि जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल अब विलास पैलेस यानी म्यूजियम बन गया है। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जीवाजी राव सिंधिया जो कि उसका जो निवास स्थल था उसे कहा जाता है जय विलास पैलेस। यह भी एक म्यूजियम बना हुआ है जहाँ पे आप टिकट लेकर देख भी सकते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग 2013 का भी आया हुआ यह प्रश्न है। तो जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल किस नाम से जाना जाता है? ये भी पूछा जा सकता है आपका। तो जय विलास पैलेस, ये अब एक म्यूजियम बना है जो कि ग्वालियर में स्थित है। अगला है इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया? तो इंदौर की होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया? इंदौर। सबसे पहला इंदौर। होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया? इंदौर। इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया? तो सबसे पहले आपको प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया। आपको कहीं के ऑप्शन में इंदौर भी मिलेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में ही इंदौर को शामिल कर लिया गया है, यानी आपको अंदर का पूछा जा रहा है कि और किस एरिया में इसका विस्तार था। इंदौर तो उनका था ही, अब किस एरिया में था तो आपको इसको अलग चीज़ चुनना है। लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने इंदौर में ही शासन किया था। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो सी मालवा क्षेत्र में भी इन्होंने शासन किया था। इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया था? तो मालवा। 24 का सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी देखिए MPSI 2011 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर सी है। प्रश्न को पढ़ लें। इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया? मालवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। वह युद्ध जो इंदौर, नागपुर एवं रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था, निम्न में कौन सा था? वह युद्ध कौन सा था जिन्होंने क्या किया? नागपुर, इंदौर और रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया। तो वह युद्ध था हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेजों और मराठों के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ था, उसी समय इंदौर, नागपुर और रीवा जो थे अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। तो आप कमेंट में ये बताने का प्रयास करेंगे कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, है ना? अगर आप आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करें। अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थी? अहिल्याबाई का पूरा नाम
अहिल्याबाई होलकर था, अहिल्याबाई होलकर था। और निम्न से किस राजवंश से संबंधित थी? जिस प्रकार उसका टाइटल है अहिल्याबाई होलकर, तो इसका संबंध था होलकर राजवंश से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। पटवारी परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है। अहिल्याबाई होलकर राजवंश से संबंधित थी। होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी? पिछले ही प्रश्न में हमने देखा इंदौर के होलकर, है ना। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? इंदौर, इंदौर के होलकर। तो होलकर वंश की राजधानी कहाँ हो गई? इंदौर। इंदौर के अलावे अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो मालवा भी इसका ऑप्शन में रहे, तो मालवा भी आप सही कर सकते हैं, वहां पर उन्होंने शासन किया था। अगला है मध्य प्रदेश में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ? जैसा कि हमने पिछले ही क्लास में देखा है 1857 का विद्रोह और मध्य प्रदेश। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ था, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। तो ये शुरू हुआ था साथियों नीमच छावनी में, नीमच छावनी में। सी नंबर राइट आंसर है। कब हुआ था ये आप जरूर कमेंट करें, प्रयास करें देने का, क्योंकि पिछली क्लास का ये प्रश्न है। मध्य प्रदेश के नीमच छावनी से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला चिंगारी विद्रोह की नीमच छावनी से ही फूटी थी। अगला है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था 1857 के विद्रोह में? मध्य प्रदेश से। ये आपसे पूछा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, शहादत खान, यस शहादत खान है। शहादत खान ने मध्य प्रदेश से 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। और कहाँ से इन्होंने युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से? ये भी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि मध्य प्रदेश से शहादत खान ने काफ़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ा 1857 के विद्रोह में। और सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ा बल्कि इन्होंने अंग्रेजों को पराजित भी किया। तो आपको पता ही होगा कहाँ से लड़े थे ये? महू छावनी, महू छावनी से शहादत खान लड़े थे और शहादत खान ने अंग्रेजों को पराजित भी किया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मध्य प्रदेश के इतिहास के दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय इतिहास के दृष्टिकोण से भी। इनके नेतृत्व में महू में जो विद्रोह हुआ वहाँ पर अंग्रेजों को इन्होंने हरा दिया था। तो महू काफ़ी फेमस हो जाता है। आपको ये बताने का प्रयास करना है कमेंट में कि महू और किस महत्वपूर्ण भारतीय महापुरुष के लिए प्रसिद्ध है। जैसे महू के लिए शहादत खान प्रसिद्ध है, महू में अंग्रेजों की हार हुई तथा संतन के विद्रोह में। महू का नाम और किस महापुरुष के से संबंधित आपको ये बताना है। ये आपके लिए टास्क है साथियों। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों इसी प्रकार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए, उसकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, वो भी अकॉर्डिंग सिलेबस। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर प्रत्येक क्लासेस को आप करते हैं तो आपकी तैयारी एकदम शानदार हो जाएगी। और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले अगली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।